नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, भारत के नागरिकों को अब भारतीयों द्वारा निर्मित भारतीय लोकतंत्र का नया मंदिर समर्पित होने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा। और इसी के साथ ब्रिटिश राज में बना संसद भवन, जो कि 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना है, अब इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा नया संसद भवन। दोस्तों, 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि मौजूदा संसद भवन की इमारत पुरानी हो गई है और उसमें जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो कम पड़ रही है। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी वर्तमान संसद भवन सुरक्षित नहीं है, इसीलिए नए भवन निर्माण की जरूरत महसूस हो रही थी। संसद भवन के साथ साथ उस क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो बदलते परिप्रेक्ष्य में कम पड़ रही है या सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए इस पूरे इलाके को रिडेवलप करने की जरूरत महसूस हो रही थी। और इसी के चलते 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह उसी सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नए संसद भवन के बारे में जानने से पहले सेंट्रल विस्ता रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्ता के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते की लंबाई करीब 3.2 किलोमीटर है और इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां पर हमारे विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उसके साथ ही इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया समेत कई ऐसे ऑफिस हैं जिन्हें सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्ता कहा जाता है। अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 20,000 करोड़ की लागत आई है। इस इलाके में प्रधानमंत्री का आवास भी बनेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनेगा, केंद्रीय सचिवालय बनेगा और ऐसे कई कार्यालय बनेंगे। इसी क्षेत्र में राजपथ भी है। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। राजपथ पर हर साल 26 जनवरी को, यानी कि प्रजासत्ताक दिन को, हमारी सुरक्षा बलों का सामरिक शक्ति का, कला और कसरतों का प्रदर्शन होता है। देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है हर साल। इसी कर्तव्य पथ के निर्माण में यह बात का ध्यान रखा गया है कि इस पर चलने वाले पैदल यात्रियों को सारी सुविधाएं मिले। केवल पैदल यात्री ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर कोई समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। सेंट्रल विस्ता के बारे में कई सारे ऐसे बदलाव किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बिल्डिंग बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण होने जा रहा है, वो है हमारा संसद भवन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नए संसद भवन के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा वर्तमान संसद भवन कैसा है, इस पर एक नजर डालेंगे। दोस्तों, हमारा वर्तमान संसद भवन जो है, उसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। तब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद नहीं थे, तो वाइसराय के जरिए ब्रिटेन की सरकार हम पर हुकूमत किया करती थी। 1926 से 1931 तक भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन थे, तो जाहिर है कि ये बनने वाली बिल्डिंग का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से होगा, ये सौभाग्य उन्हें ही मिलेगा। तब इस बिल्डिंग को हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद का कामकाज चलता था और हमारे देश की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंज ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का, स्थानांतरित करने का निर्णय किया। इसके पीछे तर्क दिया कि देश की राजधानी भारत के मध्यवर्ती भाग में होनी चाहिए, जबकि कोलकाता जो है वो पूर्व छोर पर है, जो कि प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस समय हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और खास करके बंगाल में लोग बेकाबू हो रहे थे। आंदोलन हद से बाहर जा रहा था और इसी के डर से राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन 1911 तक हमारे देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो अब दिल्ली बन गई है। अब जब राजधानी दिल्ली बन गई है, तो दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट के लिए, सचिवालय के लिए बिल्डिंग चाहिए। फिर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को
ये नए बिल्डिंग के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया। इन दोनों वास्तुकारों ने, लुटियंस और बेकर ने, भवन के आकार के बारे में प्रारंभिक विचार विमर्श करने के बाद भवन को एक गोलाकार आकार में बनाने का निर्णय किया। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे, यानी कि गोल आकार बनाने के पीछे की प्रेरणा मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित चौश्रेष्ठ योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार से ली गई है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो आपको बहुत ही सामने नजर आएगा कि किस तरह से ये चौश्रेष्ठ योगिनी मंदिर की तरह हमारा संसद भवन दिखता है। रोचक बात यह है कि हमारे संसद भवन का निर्माण प्रसिद्ध सिविल कॉन्ट्रैक्टर सरदार शोभा सिंह ने किया था, जो एक भारतीय थे। ये हमारे लिए गौरव की बात थी। इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में और खत्म हुआ 1927 को। करीब 6 साल लगे संसद भवन बनाने को। संसद भवन करीब 536 मीटर घेरे में बना हुआ है और उस वक्त इसे बनाने में 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। जब बाद में इस जगह कम पड़ रही तो 56 में फिर से उसके ऊपर 2 मंजिलें जोड़ी गई। फिर आगे चलकर 2006 में इसमें एक संग्रहालय भी बनाया गया, जिसमें भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का 2500 वर्ष पुराना इतिहास प्रदर्शित किया गया है। इसके निर्माण कार्य में लगभग 2500 पत्थर तराश और राजमिस्त्री केवल पत्थरों और मार्बल को आकार देने के लिए लगाए गए थे। यहाँ पर क्रेन सहित कई आधुनिक उपकरणों को भी लगाया गया था। जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई उसमें 3 बड़े बड़े हॉल थे। इनमें से एक हॉल राज्यसभा का सदन था, दूसरा हॉल था लोकसभा का सदन और तीसरा सेंट्रल हॉल था। जब हमारे दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसी सेंट्रल हॉल में होता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। हमें नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। संसद भवन के ढांचे में भूकंप जैसे आपदा को झेलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वर्तमान संसद भवन क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही संसद सदस्यों की सुरक्षा का भी कोई खास इंतजाम नहीं कर पा रहे। अगला तर्क यह दिया जाता है कि आधुनिक सुविधाओं और प्रौद्योगिकी जैसी मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह भवन सक्षम नहीं है। सदनों में लगाई गई यंत्रणा जैसे कि माइक, स्पीकर, वोटिंग स्विच जैसी यंत्रणा पुरानी हो चुकी है, उसे आधुनिक करने की जरूरत है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देश को एक नए और विस्तृत संसद भवन की जरूरत महसूस होने लगी थी और इन्हीं जरूरतों को पूरा करेगी हमारा नया संसद भवन। तो आइए आप बात करते हैं नए संसद भवन की। आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय।
और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। हमारी नई संसद बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनी हुई है। नई संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक कंपनी, आर्किटेक्चर कंपनी फर्म SCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जबकि भवन के निर्माण का काम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। SCP डिजाइन्स के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्ता और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई में पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कई कामों का पहले से अनुभव है। कहा जा रहा है कि इस नए संसद भवन पर लगभग 1200 करोड़ की लागत आएगी। नए संसद भवन में जो सदन बनाए गए हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, वो भी एक अलग तरह से बनाए गए हैं। लोकसभा हॉल की थीम राष्ट्रीय पक्षी मयूर के ऊपर आधारित है, जबकि उच्च सदन जो है राज्यसभा, उसके हॉल की थीम हमारा राष्ट्रीय फूल कमल के आधारित पे है। नई संसद भवन की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। भवन के बीचों बीच संविधान हॉल को बनाया गया है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है और कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की बड़ी तस्वीरें लगाई जाएंगी और देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाएंगी। भवन में विभिन्न कार्यालयों को भी जगह दी गई है, जो सुरक्षित, कुशल और नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होंगे। साथ ही इस नए भवन में विभिन्न संसदीय समितियों के लिए भी समिति कक्ष बनाए गए हैं और वो नवीनतम कक्ष दृश्य और श्राव्य प्रणाली से सुसज्जित होंगे। संसद भवन में एक ऐसा भव्य पुस्तकालय भी होगा जो सदस्यों की कुशलता पूर्वक हर किताबी जरूरत को पूरा करेगा। यहाँ एक सेंट्रल लाउंज भी होगा जहाँ पर सदस्य आपसी चर्चा के लिए एकत्रित हो सकते हैं। वर्तमान संसद भवन के लोकसभा सदन में 550 सीटों की व्यवस्था थी, लेकिन अब नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सीटों की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान राज्यसभा सदन में 250 सीटों की व्यवस्था है, जबकि नए राज्यसभा सदन में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक के लिए हमारे वर्तमान संसद भवन में सेंट्रल हॉल में व्यवस्था की जाती थी, जहां पर 790 लोग बैठ सकते थे, जो व्यवस्था कम थी। लेकिन अब नए भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में ही होगा, जिसमें 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। कहा जाता है कि यह नया संसद भवन अगले 150 वर्ष तक देश की लोकतांत्रिक जरूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों, इस नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ देश में एक नई परंपरा की भी शुरुआत होने जा रही है। 75 साल पहले बंद हुई इस परंपरा सेंगल की फिर से शुरुआत होगी। सेंगल दरअसल एक राजदंड है जो भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक है। जब अंग्रेजों ने भारत की आजादी का ऐलान किया था, तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगल को सौंपा गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण को लेकर पंडित नेहरू से सवाल पूछा था कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। तो पंडित नेहरू जी ने राजा जी की ओर रुख किया और पूछा कि क्या करना चाहिए। तो राजा जी अर्थात राजगोपालचारी ने कहा कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए सेंगल को सौंपने की परंपरा को फिर से दोहराई जाए। और राजा जी ने सेंगल के पीछे की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नेहरू जी को बताई, तो नेहरू को भी यह बात पसंद आई। फिर उस सेंगल को तमिलनाडु से मंगाया गया और सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर इसका स्वीकार किया गया और यह राजदंड या सेंगल फिर से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। दरअसल सेंगल का इतिहास सदियों पुराना है। सेंगल यानी कि राजदंड जिसे हम कहते हैं, इसका रिश्ता चोल साम्राज्य से रहा है। इतिहासकारों की माने तो चोल साम्राज्य में राजदंड या सेंगल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया जाता था। उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो मौजूदा राजा दूसरे राजा को इस सेंगल को हस्तांतरित करता था। इस परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य में हुई थी। चोल साम्राज्य ने भारत पर ईस्वी सन 700 से 950 तक
दक्षिण भारत में एक बड़े हिस्से पर राज किया। चोल साम्राज्य में दो राजा बड़े प्रसिद्ध हुए थे, चोल सम्राट राजेंद्र चोल और राजराज चोल। चोल राजवंश के ही दोनों मशहूर शासक रहे हैं। चोल साम्राज्य में सेंगोल को उत्तराधिकारी राजा को दिया जाता था और इसी तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता था। तमिल में राजदंड को सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ है संपदा, संपन्नता। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया है। इसका मतलब है शंख। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के दौरान शंख का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। इस सेंगोल के शीर्ष पर नंद की मूर्ति बनाई गई है। इसकी लंबाई 5 फुट है और ये चांदी से बना हुआ है। इसके ऊपर सोने का मुलामा दिया है। इसका वजन करीब 800 ग्राम है। 1960 से पहले यह आनंद भवन में उसे रखा था, अब इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। कुछ दिन ही पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह वही सेंगोल है जो स्वतंत्रता के समय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 को तमिलनाडु के अधिनाम के माध्यम से इसका स्वीकार किया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया गया। 1.5 साल पहले जब इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया तो उन्होंने भी इस परंपरा को फिर से शुरू करने का विचार रखा और जब बात बनी तो फिर से उस सेंगोल की खोज शुरू हुई। 3-4 महीने तक शोध करने के बाद पता चला कि इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है, तो उसे दिल्ली लाया गया। फिलहाल उसे नेशनल म्यूजियम में रखा है। नए संसद भवन में सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई नहीं हो सकता और इसीलिए जब संसद भवन देश को समर्पण होगा तो उसी दिन प्रधानमंत्री इस सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। देश के संसद भवन की नई इमारत बनकर तैयार है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं और इस दिन नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस तरह से यह नया संसद भवन हमारे नए भारत के मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक बनेगा और साथ ही प्रतीक बनेगा हमारे आत्मनिर्भर भारत का। तो दोस्तों, नए संसद भवन के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत की तमाम जनता को अपने महान लोकतंत्र के इस नए मंदिर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद।